Hello friends, welcome to nursing education. So today we are going to discuss about a very important topic, that is OCD, obsessive compulsive disorder. ये डिजीज़ कंडीशन आपकी साइकाइट्रिक यानी कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। ऑब्सेशन क्या होता है, यानी कि जो OCD डिजीज़ कंडीशन है उसमें फर्स्ट वर्ड O स्टैंड्स फॉर ऑब्सेसिव। ऑब्सेसिव का मतलब वही ऑब्सेशन हो जाता है। तो ऑब्सेशन होता क्या है वो डिस्कस करेंगे हम। ऑब्सेशन मतलब कि कोई भी एक ऐसा आइडिया या फिर एक ऐसा थॉट जो कॉन्टीन्यूली जो है कॉन्टीन्यूअसली पर्सन के माइंड में स्ट्राइक कर रहा है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को जो पर्सन है वो बार बार सोच रहा है, किसी भी एक पर्टिकुलर काम को। जैसे कि अगर वो हैंड वॉशिंग करने लग गया है तो बार बार 5-5 मिनट में वो हैंड वॉश करेगा, उसको ऑब्सेशन हो जाएगा। उसके माइंड में बार बार ये बात स्ट्राइक करेगी कि उसके हाथ गंदे हो गए हैं, जर्म्स और बैक्टीरिया उसके हाथों पर है, इसलिए वो बार बार हर एक मिनट में 2 मिनट में बार बार अपने हैंड वॉश करेगा। तो जब कोई पर्सन किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को बार बार रिपीट करता है किसी एक ऑब्सेशन में, तो उस चीज़ को बोलते हैं कि उसका ऑब्सेशन हो गया है, पर्सन जो है वो ऑब्सेस्ड हो गया है। नेक्स्ट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में सेकंड वर्ड आता है कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब है द एक्शन और स्टेट ऑफ फोर्सिंग और बीइंग फोर्स्ड। मतलब ऑब्सेशन में सिर्फ थॉट्स आते हैं, जैसे कि कोई आइडिया या फिर थॉट जो बार बार माइंड में आ रहा है। कंपल्शन में उस आइडिया के लिए आप जो बार बार एक्शन करते हैं वो चीज़। तो जब आइडिया आपके माइंड में भी आ रहा है और उस एक्शन को आप बार बार कॉन्टीन्यूअसली कर भी रहे हो, तो वो चीज़ होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है वो एक एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसमें जो लोग हैं जो भी इस डिजीज़ कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं उनके माइंड में अनवांटेड थॉट्स आते हैं, आइडियाज़ आते हैं, सेंसेशंस आते हैं, जिनकी वजह से उन आइडियाज़ को वो बार बार रिपीटेडली परफॉर्म करते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको वो बार बार परफॉर्म करेंगे, यानी कि ऑब्सेशन के साथ साथ कंपल्शन भी होगा। ऑब्सेशन मतलब कि अनवांटेड थॉट्स आएंगे, और कंपल्शन उन थॉट्स से रिलेटेड जो अनवांटेड एक्शंस है, पर्सन उन एक्शंस को परफॉर्म करेगा रिपीटेडली, कॉन्टीन्यूअसली। एटियोलॉजी की बात करते हैं कि ये जो डिसऑर्डर है ये किन वजह से हो सकता है, क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। सबसे पहले, जितने भी मेंटल हेल्थ नर्सिंग या फिर साइकाइट्रिक से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी कोई भी फिक्स कॉज नहीं होता, एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता होता। तो सिर्फ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इन डिजीज़ कंडीशंस के होने को। तो उन्हीं फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट कॉज हमें इस डिजीज़ कंडीशन का नहीं पता। तो कुछ फैक्टर्स है। सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स में यही आ जाता है कि जो बच्चे मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू डाईजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस का मतलब है कि जब आपके एक ही जाइगोट दो में डिवाइड होकर दो बेबी बन जाते हैं, तो उन बेबीज़ को, जैसे कि जो बिल्कुल हम शक्ल होते हैं एक दूसरे के, उनके हर एक करेक्टरिस्टिक और फीचर्स एक दूसरे से मैच करते हैं, उन बच्चों में से अगर एक बच्चे को ये वाली डिजीज़ कंडीशन है तो दूसरे को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर किसी पेरेंट को है और मदर या फादर को ये डिजीज़ कंडीशन है तो बच्चों में ट्रांसमिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर सिबलिंग्स हैं, जैसे कि अगर कोई भाई बहन है और किसी एक बच्चे को है तो दूसरे बच्चे को होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बायोकेमिकल इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो अगर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, अगर उनका लेवल बॉडी के अंदर डिस्टर्ब हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, तो उन सब चीज़ों की वजह से भी ये डिजीज़ कंडीशन होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर स्पेशली सेरोटोनिन दे रखा है, जिसको हम 5-HT से रिप्रेजेंट करते हैं, मे बी एबनॉर्मल इन इंडिविजुअल्स। मतलब सेरोटोनिन का जो लेवल है वो एबनॉर्मल होता है उन लोगों में जो OCD से सफ़र कर रहे हैं। तो अगर OCD का लेवल एबनॉर्मल है तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है OCD डिजीज़ कंडीशन का। नेक्स्ट, हम साइको एनालिटिक थ्योरी की बात करते हैं। फ्रूड ने बोला था कि कुछ फ्रूड के अकॉर्डिंग, जो फ्रूड था एक साइंटिस्ट था, उसने एक डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी जिसके अंदर 5 स्टेजेस आती हैं। तो अगर डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं
अगर चाइल्डहुड से लेके बर्थ से लेके एडोलेसेंट तक उसकी जो स्टेजेस होती हैं, कुछ जो आपने अपनी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग दोनों में ही पढ़ी होंगी, अगर ये डेवलपमेंट की स्टेजेस प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट ना हो और नेक्स्ट स्टेज प्रॉपर टाइम पे स्टार्ट ना हो, बच्चा एक ही पर्टिकुलर स्टेज पे रुक जाए या फिर इनमें कोई भी डिसबैलेंस हो जाए इन स्टेजेस में, तो फ्रूड के अकॉर्डिंग ये ओसीडी डिजीज़ कंडीशन होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि साइको एनालिटिक थ्योरी है जो फ्रूड ने दी थी और इसके अंदर जो डेवलपमेंट की करेक्टरिस्टिक हैं, स्टेजेस हैं, अगर वो बिल्कुल उनका जो बैलेंस ना चले प्रॉपर लाइफ में और वो डिसबैलेंस हो जाए, तो उनकी वजह से ओसीडी होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बिहेवियर थ्योरी। बिहेवियर थ्योरी में आता है कि दिस थ्योरी एक्सप्लेन ऑब्सेशंस एज अ कंडीशन स्टिमुलस टू एंजाइटी। कई बार क्या होता है, अगर किसी पर्सन को एंजाइटी होती है तो हम कुछ स्टिमुलस उसको देते हैं उस एंजाइटी को काम करने के लिए, बट जब बार बार हम सेम स्टिमुलस एंजाइटी को दूर करने के लिए देते हैं तो पर्सन उस स्टिमुलस से रिलेटेड जो भी एक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है उनके लिए ऑब्सेस्ड हो जाता है और बार बार उसके माइंड में वही थॉट्स स्ट्राइक करते हैं जिनकी वजह से वो उन एक्शंस को बार बार परफॉर्म करने लग जाता है। और उसके बाद उनकी एंजाइटी को डिक्रीज़ करने के लिए कुछ पॉजिटिव रीइंफोर्सेस जो हैं, कुछ पॉजिटिव यही दे रखा है इंग्लिश में कि कुछ उस एंजाइटी को डिक्रीज़ करने के लिए कुछ एक्शंस परफॉर्म करवाते हैं, बट वो एक्शंस कुछ टाइम बाद उनके कंपल्शन बन जाते हैं, यानी कि जो हम थेरेपेटिक पर्पस के लिए कुछ एक्शंस परफॉर्म करवा रहे थे वो डिजीज़ कंडीशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो पर्सन है अगर हम उसको 2 बार करने को बोल रहे हैं तो वो उस चीज़ को 20 बार 25 बार 30 बार जब करता है सेम चीज़ को, तो वो उसके लिए ऑब्सेस्ड हो जाता है और कंपल्शन एक्शंस परफॉर्म करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो इस डिजीज़ कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, डेट इज़ नोन एज OCD। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के हम कुछ सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फर्स्ट वन इज़ ऑब्सेशनल थॉट्स। ऑब्सेशनल थॉट्स के अंदर आएंगे कि कुछ वर्ड्स होंगे, आइडियाज़ या फिर उस पर्सन के जो बिलीव्स होंगे वो बार बार पेशेंट की माइंड में स्ट्राइक करेंगे और ये जो आइडियाज़ होंगे ये यूजुअली अनप्लीजेंट होते हैं, शॉकिंग होते हैं पेशेंट के लिए, मतलब कुछ कामिंग जो अच्छे से पीसफुल इंसिडेंट या फिर आइडियाज़ पेशेंट के माइंड में नहीं आएंगे, बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट आइडियाज़ जो हैं वो पेशेंट के माइंड में आएंगे। सेकेंड वन इज़ ऑब्सेशनल इमेजेस। जो पर्सन के माइंड में है कुछ ऐसी इमेजेस आएंगी, एबनॉर्मल इमेजेस जो कि पर्सन के माइंड में नहीं आनी चाहिए और वही इमेजेस बार बार आएंगी। पर्सन उन इमेजेस को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाएगा, उसके थॉट्स और आइडियाज़ में सिर्फ और सिर्फ वही इमेजेस आएंगी। फॉर एग्जांपल एबनॉर्मल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की इमेजेस उसको बार बार उसके माइंड में स्ट्राइक करेंगी। नेक्स्ट वन इज़ ऑब्सेशनल रूमिनेशंस। ऑब्सेशनल रूमिनेशंस में क्या होगा, दीज इन्वॉल्व इंटरनल डिबेट्स इन विच आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट इवन द सिंपलेस्ट एवरीडे एक्शंस। यानी कि जो आपके सिंपल डे टू डे लाइफ में कोई भी एक्टिविटी होती है, लाइक आप सुबह उठ के ब्रश करते हैं, तो वो जो OCD वाले पेशेंट्स होंगे ना, वो सिंपल सा टास्क है ब्रश करना, उसके लिए भी वो अगेंस्ट और फोर मतलब फेवर में दोनों चीज़ों के बारे में सोचेंगे बहुत ज़्यादा। जैसे ब्रश करने से पहले वो सोचेंगे मैं ब्रश क्यों करूँ, उसके अगेंस्ट में सोचेंगे, फेवर में सोचेंगे कि अगर मैं ब्रश करूँगा तो मेरे टीथ जो हैं वो हेल्दी रहेंगे, साफ़ रहेंगे, बट अगेंस्ट में सोचेगा कि मेरे ख़राब हो जाएंगे, ये है वो है। मतलब ये है कि नॉर्मल पर्सन ब्रश करने के बारे में इतना नहीं सोचेंगे, बट वो पर्सन किसी एक सिंपल टास्क को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोचेगा, उस एक पर्टिकुलर चीज़ के फेवर में भी बहुत ज़्यादा सोचेगा और अगेंस्ट में भी बहुत ज़्यादा सोचेगा। तो ये होता है ऑब्सेशनल रूमिनेशंस, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सिंपल सा एक्शन है उसके बारे में भी फेवर और अगेंस्ट दोनों ही चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। नेक्स्ट इज़ ऑब्सेशनल डाउट्स। बहुत ज़्यादा डाउट्स जो हैं वो पर्सन के पेशेंट के माइंड में आने लग जाते हैं। These may concern actions that may not have been completed adequately. The obsession often implies some danger such as forgetting to turn off the stove or not locking a door. मतलब
कोई भी एक्शन है, जैसे कि अगर पेशेंट है उसने कोई डोर लॉक कर दिया है या फिर गैस बंद कर दी है, जो स्टोव की गैस होती है, और वो बाहर चला गया है, कहीं घर को लॉक करके गया, तो बार बार घर से बाहर जाने के बाद उसको ये डाउट रहेगा कि उसने जो है वो गेट को लॉक अच्छे से किया है या फिर नहीं किया, गैस को अच्छे से बंद किया है या फिर नहीं करेगा किया है। तो जो एक्शंस उसने परफॉर्म कर लिए हैं उसके बारे में भी उसको डाउट रहेगा कि उसने ये काम किया है या फिर नहीं किया। तो इसके अंदर ये होता है। इसमें इट मे बी फॉलोड बाय कंपल्सिव एक्ट सच एज द पर्सन मेकिंग मल्टीपल ट्रिप्स बैक इनटू द हाउस टू चेक इफ द स्टव हैज़ बीन टर्न्ड ऑफ। और इसमें कंपल्शन भी स्टार्ट हो सकता है ऑब्सेशन डाउट्स के साथ साथ, कि घर में बार बार फिर वो वापस जाकर देखेगा कि उसने अच्छे से लॉक करा है डोर्स को या फिर नहीं, गैस को अच्छे से बंद किया है या फिर नहीं। तो ऑब्सेशन में सिर्फ थॉट्स आते हैं कि बार बार सोचेगा वो कि उसने दरवाज़ा बंद किया या फिर नहीं किया, और कंपल्शन अगर आ जाता है तो वो बार बार उस घर में आकर वापस देखेगा कि उसने लॉक किया है या फिर नहीं किया। Sometimes these may take the for doubting the very fundamental of belief such as doubting the existence of God and so on। कई बार वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जब पहुंच जाता है तो कई बार पेशेंट ये भी सोचने लग जाते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता। ये गॉड के ऊपर भी डाउट करने लग जाते हैं ऑब्सेशनल डाउट्स के अंदर। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें ऑब्सेशनल इम्पल्सेस। ऑब्सेशनल इम्पल्सेस में दीज आर अर्जेस टू परफॉर्म एक्ट्स यूजुअली ऑफ अ वायलेंट और एम्बेरेसिंग काइंड। मतलब कुछ ऐसे एक्ट्स परफॉर्म करने का ऑब्सेशन हो जाएगा पेशेंट को, बहुत ज़्यादा अर्ज होगा उसको कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने का जो दूसरों के लिए हार्मफुल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंजरिंग ए चाइल्ड, किसी भी बच्चे को इंजरी पहुंचाना, या फिर मतलब रूल्स रेगुलेशंस के खिलाफ जो चीज़ें होती हैं पेशेंट वो सारी चीज़ें करने लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे को मारना पीटना, चर्च में चिल्लाना, मंदिर में चिल्लाना जहाँ पर शांत माहौल होगा, डिसिप्लिन फॉलो करना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल चर्च, लाइब्रेरी वगैरह, वो वहाँ पे शाउट करना शुरू कर देगा। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे ऑब्सेशनल इम्पल्सेस के अंदर आती हैं। Next is obsessional rituals. These may include both mental activities such as counting repeatedly in a special way or repeating a certain form of words। यानी कि कुछ actions को, कुछ words को वो repeatedly बार बार परफॉर्म करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ वर्ड्स को बार बार प्रोनाउंस करना या फिर कुछ एक्शंस को बार बार शो करना, जैसे कि हैंड वॉशिंग करना 20 या फिर 20 से भी ज़्यादा टाइम एक दिन में, और कुछ कंपल्सिव एक्ट्स या फिर ऑब्सेशनल थॉट्स उसके माइंड में बार बार स्ट्राइक कर रहे हैं, कुछ एक्शंस को वो बार बार परफॉर्म कर रहा है, कुछ उसके बिलीव्स हैं जिनको वो बार बार चेक कर रहा है। तो ये आते हैं आपके ऑब्सेशनल रिचुअल्स के अंदर। नेक्स्ट इज ऑब्सेसिव स्लोनेस। ऑब्सेसिव स्लोनेस के अंदर है सीवियर ऑब्सेसिव आइडियाज़ और एक्सटेंसिव कंपल्सिव रिचुअल्स करेक्टराइज ऑब्सेशनल स्लोनेस इन द रिलेटिव एब्सेंस ऑफ मैनिफेस्टेड एंजाइटी। दिस लीड्स टू मार्क्ड स्लोनेस इन डेली एक्टिविटीज़। ऑब्सेसिव स्लोनेस है मतलब कि जब किसी चीज़ को, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो ऑब्सेस्ड है, उसके माइंड में बार बार कोई थॉट्स स्ट्राइक कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो घर लॉक करके बाहर अपने स्कूल में चला गया, बट स्कूल में उसको बार बार ये थॉट्स आ रहे हैं कि मैंने घर को अच्छे से लॉक किया था या फिर नहीं किया था, उसको ऑब्सेशनल डाउट्स आ रहे हैं। तो क्या होगा, उसके स्कूल में जो भी उसकी एक्टिविटीज़ होंगी वो स्लो हो जाएंगी, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और है, जिसकी वजह से जो भी उसकी एक्टिविटीज़ होंगी वो उन एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होंगी, स्लो होंगी। तो ऑब्सेसिव स्लोनेस के अंदर यही है कि पेशेंट की एक्टिविटी स्लो हो जाती हैं क्योंकि उसके माइंड कहीं और होता है और वो अपनी एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। ओसीडी साइकिल में आपको दे रखा है कि पेशेंट को ऑब्सेशन होगा, एंजाइटी होगी, फिर कंपल्शंस आएंगे, उसके बाद रिलीफ हो जाएगा और फिर दोबारा से जो है वो ऑब्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जिस पेशेंट को ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो हम उसको ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं। सबसे पहले फार्मेकोथेरेपी में हम उसको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दे सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स में हम फ्लूगोजेमाइन या फिर सर्ट्रेलिन दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर पेशेंट को एंजाइटी है तो हम एंजियोलाइटिक्स दे सकते हैं एंजाइटी को डिक्रीज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम बेंजोडाइजापीन्स दे सकते हैं पेशेंट को।
नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करें तो हम कुछ थेरेपीज़ हैं जो पेशेंट को दे सकते हैं। बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं हम पेशेंट को, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, थॉट स्टॉपेज को, मतलब कि जो अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं उनको स्टॉप करने के लिए हम उसको थेरेपी दे सकते हैं। और बहुत सारी अदर साइको थेरेपीज़ होती हैं, फैमिली थेरेपी, सपोर्ट थेरेपी, तो वो हम पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं। प्लस ईसीटी हम पेशेंट को दे सकते हैं। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ये फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ही आपके अंदर आ जाता है। ईसीटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों को ईसीटी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं ईसीटी को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है और प्रैक्टिकल में तो ज़रूर 101% पूछा जाता है ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। सो अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लस अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक से रिलेटेड तो भी कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स and thank you guys for watching my video and don't forget to like, comment, share and subscribe Nursing Education.